हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको रेगुलर टैक्सेशन अपडेट्स मिलते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्रोफेशनल सर्कल में सर्कुलेट करना ना भूलें। अब दोस्तों, आज के वीडियो का बेसिक मोटिव क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटी पोर्टल पे एक नया बहुत बड़ा फीचर आने वाला है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो यानी आप देख सकते हैं बड़ा चेंज जो है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। अब इसके रिस्पेक्ट में काफी सारे एफएक्यूज यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक बड़ी सारी लिस्ट जो है जीएसटी पोर्टल पे एज एडवाइजरी अपलोड हुई है। अब वो क्या-क्या क्वेश्चंस है पहले तो उसको समझेंगे। सेकेंडली अभी प्रैक्टिकली कैसे वर्किंग करेगा फिर उसको समझेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या-क्या है, अगर आप देखोगे जीएसटी पोर्टल पे जाके आपको दिखेगा ड्राफ्ट मैनुअल ऑन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस किया है आपके साथ। अब आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन आईएमएस। इसको समझने से पहले ना दोस्तों ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब जीएसटी आया था ना तब बहुत सारे रिटर्न्स इन लाइन प्रेस्क्राइब करी गई थी। काफी सारे रिटर्न्स को जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव नहीं किया गया था। जिनको एक्टिव भी किया गया था उसमें काफी सारे टेक्निकल इश्यूज थे, ग्लिचेस थे, जिस कारण अल्टीमेटली हमें बस एक 1 और 3 भी फाइल करनी होती थी। आफ्टर दैट हमारे पास एक 2A एक विजिबल एक पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास आ जाता था, जो एडिटेबल नहीं था किसी भी हाल में। लेटर ऑन 2 भी ऐड हुआ और अब फाइनली दोस्तों जो इनिशियल हमारा ऑब्जेक्टिव था कहीं ना कहीं उसी को वापस लेके आ रहे थ्रू आईएमएस, दैट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक इसका ड्राफ्ट मैनुअल आया था, ये एक नया सिस्टम लेके आएंगे, ये बातें बताई गई थी। लेकिन अब एक डिटेल्ड पूरा डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा जो जो आपके कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है ना, कोई कोई क्वेरीज हैं, वो सारे इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। तो क्योंकि अब ये अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसके बारे में हमें अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब आ जाइए, मैं इसी पे जो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसी को मैंने अपने पास ओपन किया हुआ और मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक काफी बड़ा सारा डॉक्यूमेंट जो है अब हमारे पास। अब दोस्तों 9 पेजों का ये डॉक्यूमेंट, लास्ट में इन्होंने पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस इन्होंने एड्रेस किए हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हम लोग डील करेंगे। पहली चीज, ये आईएमएस है क्या? इसमें सिंपल सी बात है, अगर मैं एक रिसिपिएंट हूं, मेरे सेलर ने सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 भरी, या उसने अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भरी, या फिर उसने जीएसटीआर 1 को अमेंड किया जीएसटीआर 1A के थ्रू, तो उसके थ्रू जितने भी इनवॉइसेस आएंगे वो अल्टीमेटली मुझे अब आईएमएस पोर्टल पे दिखेंगे, जो कि अभी तक आप 2B में देख रहे थे। ठीक है, 2B और आईएमएस का क्या रिलेशन है वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब वहां पे हमें फंक्शनैलिटी मिल जाएगी उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग छोड़ने की। ठीक है, यानी जितने भी इनवॉइसेस मेरे सप्लायर ने पोस्ट किए हैं उन सभी इनवॉइसेस को अगर वो सही है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। अगर उनमें से कोई सही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, गलत है, तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि इनको पेंडिंग छोड़ना है तो मैं उसको पेंडिंग भी छोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो ये 3 फंक्शनैलिटी अब मुझे मिल जाएगी। जो अर्लियर रोल था जीएसटीआर 2 का एक तरह से, अब वो आईएमएस पोर्टल के थ्रू आ जाएगा, यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के थ्रू आ जाएगा, जो आपके जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अब कैसे आप एक्सेस कर सकते हो इस चीज को? तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी जब ड्राफ्ट मैनुअल को डिस्कस किया था। इसमें जैसे आप सर्विसेज में रिटर्न सेगमेंट में जाएंगे, यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड, यानी आईएमएस का एक अपने आप में एक डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पे जाके आप इसमें जो एक्शंस है आपके एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले वो आप ले सकते हो। ठीक है, और वंस अगेन ये जो डिटेल्ड वीडियो है आईएमएस की, ये मेरी लास्ट वीडियो ही है जिसमें मैंने आईएमएस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या होगा, वो सारी चीज उसमें डिस्कस करी है। इस वीडियो में हम लोग जो अभी भी हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि कैसे इसकी वर्किंग होगी, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब व्हेन विल द आईएमएस बी मेड अवेलेबल, कब ये एक्टिव होने वाला है? तो दोस्तों ये अक्टूबर में एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आप इस पे एक्शन कब ले पाओगे? 14 अक्टूबर से। ठीक है, यानी यू कैन एक्चुअली टेक द एक्शंस फ्रॉम 14 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। 14 अक्टूबर ही क्यों डेट निकली है?
दोस्तों, टू बी जो आपकी जनरेट होती है वो 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे होती है। तो सिमिलरली इसका रोल कहीं ना कहीं टू बी से लिंक है, इसीलिए इसकी डेट अक्टूबर से स्टार्ट करिए, यानी 1 अक्टूबर से ये आपको दिख जाएगा और 14 अक्टूबर से आप एक्चुअल में इसमें एक्शंस ले पाओगे, यानी एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग, ARP जो है आपके, बेसिकली आप एक्शंस ले पाओगे। अब कौन से रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल होंगे आईएमएस पे? जितने भी आपके परचेजेस हैं, एक तरह से जो आपके जीएसटीआर 1 में डाले हैं सप्लायर ने, वो सब आप देख सकते हो, यानी ऑल दी सेव्ड और फाइल्ड ओरिजिनल इनवॉइसेस, रिकॉर्ड्स एंड देयर अमेंडमेंट्स बाय द सप्लायर थ्रू देयर जीएसटीआर 1, 1A एंड IFF, यानी 1 जो ओरिजिनल उसकी जीएसटीआर 1 के आउटवर्ड रिटर्न्स है, आउटवर्ड डिटेल्स है, 1A अगर उसमें कोई इसने अमेंडमेंट करी है, और IFF अगर वो क्वार्टरली फाइलर है, सप्लायर जो है आपका, तो उसने जो अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपनी डिटेल्स डाली होंगी, वो सारी डिटेल्स आपके आपके आईएमएस डैशबोर्ड में आपको दिख जाएंगी। ठीक है, हाउएवर द डॉक्यूमेंट्स वेयर आईटीसी इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू पीओएस रूल या फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, यानी अगर आपका टाइम फ्रेम निकल चुका है, उसके बेसिस पे टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी अगर वो निकल चुके हैं, तो वो आपको आईएमएस पोर्टल पे नहीं दिखेगा। और वो कैसे डिटरमिन होगा? जो डेट ऑफ इनवॉइस है और जो डेट ऑफ जनरेशन ऑफ आईएमएस है, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग देख लेंगे कि आपका कहीं जो इनवॉइस है उसका आईटीसी हिट तो नहीं हो रहा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के थ्रू, तो वो आपको आईएमएस पोर्टल पे नहीं दिखेगा। सिमिलरली पीओएस रूल के केस में अगर हम बात करें, सपोज कीजिए मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैंने महाराष्ट्र में जाके किसी होटल में स्टे किया था फॉर एनी बिजनेस पर्पस, अब वहां पे पीओएस तो मुंबई हो जाएगा। अब मुंबई का पीओएस हो गया तो आपका टैक्स क्या लगेगा? मुंबई जीएसटी प्लस सीजीएसटी। क्या वो दिल्ली रजिस्टर्ड एंटिटी मुंबई जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकती है? जी नहीं। तो बाय डिफॉल्ट इनएलिजिबल हो जाएगा और आपको वो आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं मिलेगा। अब these two cases they will not appear on the IMS and will directly go to ITC not available section of the GSTR to be, वो not available section में by default चले जाएंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी मेड अवेलेबल इन द आईएमएस बट विल बी अ पार्ट ऑफ टू बी। अब दोस्तों, टू बी और आईएमएस जो है ना, इसमें क्या फर्क है? अभी तक जितनी भी डिटेल अगर मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1, 1A या आईएफएफ में डाली, वो एज इट इज अपलोड हो जाती है आपके टू बी में। लेकिन टू बी से कुछ सेलेक्टिव डिटेल आपके आईएमएस डैशबोर्ड में जाएंगी, सारी डिटेल्स नहीं जाएंगी। तो अब ऐसी कौन सी डिटेल है जो टू बी में तो जाएगी पर आपकी आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं जाएगी? तो पहली चीज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, यानी जितने भी इनवॉइसेस आपके पास आ रहे हैं इन फॉर्म जीएसटीआर 5 या जीएसटीआर 6 से, यानी अगर नॉन रेजिडेंट एनआरटीपी के थ्रू, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के थ्रू कोई भी आपके पास इनवॉइस आया है, या फिर आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां से कोई भी आपका इनवॉइस आ रहा है जिसका आपको आईटीसी क्लेम करना होता है, वो आपके टू बी में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा बट आईएमएस पोर्टल में नहीं करेगा। फिर आइस गेट डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आपका कोई इंपोर्ट है तो आरसीएम रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो भी नहीं दिखेंगे। अब आरसीएम में आपके पास दो कंडीशंस आ जाती है, कुछ पे हमें खुद ही पे करके इनपुट लेना होता है, आईटीसी क्लेम करना होता है, या फिर कुछ केसेस में क्या होता है, मेरा सप्लायर जो है ना वो रजिस्टर्ड है और वो मार्क कर देता है। तो कोई भी केस हो, आरसीएम केसेस जो है वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं दिखने वाले हैं। एंड फिर डॉक्यूमेंट्स वेयर द आईटीसी इज इनएलिजिबल ड्यू टू पीओएस रूल्स, अभी हमने डिस्कस किया है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के थ्रू जो डिसअलाउड है, यानी टाइम लिमिट अवेल करने की जो थी आईटीसी की, वो निकल चुकी है तब। एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर आईटीसी टू बी रिवर्स्ड ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A, यानी अगर मेरे सप्लायर ने जिस मंथ का वो इनवॉइस है उसका अगर 3B उसने फाइल नहीं किया है, तो मुझे 16 सबसेक्शन 4 की जो मेरी टाइमलाइन है उससे पहले मुझे वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बाद में व्हेनेवर ही फाइल्स इज 3B, सप्लायर फाइल्स इज 3B, आई कैन डेफिनेटली रिक्लेम द आईटीसी, बट उस टाइम के लिए फिलहाल जो भी कंडीशन है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे 2B में तो जाएंगे बट मेरे आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं जाने वाले। तो ऑल दी रिकॉर्ड जो अभी हम डिस्कस किए, दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आईएमएस डैशबोर्ड बट विल डायरेक्टली फ्लो इनटू 2B। अब हु विल हैव द एक्सेस टू द आईएमएस फंक्शनैलिटी, किस किस को दिखेगा ये आईएमएस? ये सभी नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द एसईजेड यूनिट्स एंड डेवलपर्स एंड द कैजुअल टैक्स पेयर्स, इन सभी को आईएमएस फंक्शनैलिटी दिखेगी। अब क्या ये ऑप्शनल है या ये मैंडेटरी है? तो दोस्तों देखो, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया ना, तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि आपको वो सारे इनवॉइसेस एक्सेप्टेड है और आपको उसका आईटीसी क्लेम करना, और आप डायरेक्टली उसको आईटीसी आपके 3B में वो फ्लो कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनमें से कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं जो आप
से रिलेट नहीं करते हैं, मे बी उनका जीएसटी नंबर गलत आ गया है या कुछ भी ऐसा आपको इश्यू लगता है, तो आप एक्शन ले सकते हो। कौन से एक्शन? वंस अगेन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड कीप पेंडिंग। ठीक है, या तो आप उसको पेंडिंग छोड़ सकते हो, या एक्सेप्ट कर सकते हो, या रिजेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों, मूविंग फर्दर, are there any invoices or records where pending action is also not allowed in the IMS? यानी अभी तक हमने क्या कहा, जो भी IMS में आएगा उस सबका एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग हम कर सकते हैं। ये हम इस नोशन के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब इतने सारे एमसी जो इन्होंने एफएक्यूज दिए हैं, उनमें हमें ये क्लियर होगा कि पहली बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स टू बी में आएंगे जरूरी नहीं है वो सारे आईएमएस में आएंगे। आईएमएस में कुछ एक सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट करेंगी। दूसरी चीज जो है मेजर इंपॉर्टेंस की, वो ये आती है कि अब क्या हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे आईएमएस पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेंगे डैशबोर्ड में, क्या उन सभी पे मैं तीनों तरह के एक्शन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग ले सकती हूँ? जी नहीं। पेंडिंग वाला एक्शन आप अब इन 4 केसेस में जो मेंशन्ड है आपके एफएक्यू 11 में, उसमें आप नहीं ले सकते हो। Yes, for the following 4 scenarios, pending action would not be available. इन केसेस में आप पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकते हो। किस किस केस में? जहां ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया है रिसिपिएंट ने, जहां अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट इज रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट। अपवर्ड अमेंडमेंट यानी अमेंड किया था क्रेडिट नोट को, इंक्रीज किया था उसकी वैल्यू को, और वो रिजेक्ट हो गई है रेसिपिएंट के थ्रू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय द रेसिपिएंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट। उसने ओरिजिनल क्रेडिट नोट पे जो भी पोजीशन ली थी, एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट किया था, जो मर्जी किया था, लेकिन अगर उसको रिविजिट किया गया, रिवाइज किया गया, तो वहां पे वो पेंडिंग का ऑप्शन नहीं छोड़ सकता। उसको इधर एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही करना होगा, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। Similarly, downward amendment of the credit note which was rejected by the recipient if the original credit note was rejected by him। ओरिजिनल भी रिजेक्ट किया था, और अगर उस क्रेडिट नोट की वैल्यू आगे कम करी गई है, तो आप उसको पेंडिंग तो छोड़ ही नहीं सकते हो, आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही करना होगा। या फिर डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस, या फिर डेबिट नोट विच इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट वेयर ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट वाज एक्सेप्टेड बाय हिम। यानी ओरिजिनल इनवॉइस या डेबिट नोट तो उसने एक्सेप्ट किया था, बट अब उसकी वैल्यू को अगर कम किया जा रहा है, तो अब उसको क्या करना होगा? डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, ठीक है, जहां पे ओरिजिनल हमने किया था, एंड रिस्पेक्टिव 3B वाज आल्सो फाइल्ड। तो ऑल दीज 4 सिचुएशंस में आपके पास पेंडिंग का एक्शन नहीं होगा, आपको सिर्फ एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। मूविंग फर्दर, क्या हम उस एक डॉक्यूमेंट में आईएमएस डैशबोर्ड पे जो आ रहा है, उस पे आप बार-बार ही एक्शन ले सकते हो? यानी एक कोई भी इनवॉइस उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, कभी आप उसको एक्सेप्ट करो, कभी आप उसको रिजेक्ट करो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। कब तक? जब तक आपकी उस पर्टिकुलर मंथ की, जिसका आप आईएमएस डैशबोर्ड देख रहे हो, उसकी आप 3B नहीं फाइल कर देते हो, तब तक आप चाहो बार-बार ही एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, पेंडिंग करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन वंस योर 3B इज फाइल्ड, यू कैन नॉट चेंज इट। Moving further, what happens to the original record if the same record is amended by the supplier? अब original record को क्या होता है अगर आपके सप्लायर ने उसको चेंज कर दिया? If the original and amended record belongs to two different GSTR to be return period, यानी दो अलग 2B से pertain करता है, then it is mandatory, compulsory हो जाता है to take action on the original record and file the respective 3B before taking action on the amended record। यानी अगर मेरे सप्लायर ने कोई भी अपना कोई इनवॉइस रिफ्लेक्ट किया, से सपोज अभी मेरे सितंबर मंथ के लिए, जो मेरी अक्टूबर में जब 2B जनरेट होगी सितंबर की, तो मैं उसको देख सकती हूँ। अब उसमें मैंने उस इनवॉइस पे कोई भी एक्शन ले लिया है, और अब सपोज कीजिए उसी वेंडर ने उस पर्टिकुलर इनवॉइस को अमेंड किया इन से नवंबर, जो मुझे दिसंबर में जब मेरे पास जनरेट होएगी 2B, तो इजीली मैं देख पाऊंगी। तो अब मुझे क्या करना होगा? इफ द ओरिजिनल एंड द अमेंडेड रिकॉर्ड इट बिलोंग्स टू टू डिफरेंट 2B पीरियड, दो अलग पीरियड हो गए 2B के, यानी एक तो अक्टूबर में जब 2B दिखेगी फॉर द सितंबर मंथ, और एक दिसंबर में जब दिखेगी फॉर द नवंबर पीरियड। अब यहाँ पे मुझे पहले जो मेरा सितंबर के रिस्पेक्ट में जो इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस, उस पे एक्शन लेना होगा, और फिर ही मैं दिसंबर में जो अमेंडमेंट हुई है उस पे एक्शन ले सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं ले पाऊंगी। यानी अगर मैंने सितंबर के इनवॉइस को पेंडिंग छोड़ रखा था, तो दिसंबर में जब मेरी 2B जनरेट होगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, मैं उस पे एक्शन तभी ले पाऊंगी उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे, अमेंडेड इनवॉइस पे, जब मैंने ओरिजिनल इनवॉइस पे जो सितंबर को पर्टेन करा था, उस पे मैंने एक्शन ले लिया
होगा, ठीक है। इन केस इफ द रेसिपिएंट टेक द एक्शन ऑन द अमेंडेड रिकॉर्ड फर्स्ट, देन द सिस्टम विल नॉट अलाउ टू सेव द एक्शन ऑन द आईएमएस पोर्टल। यानी अमेंडेड इनवॉइस पे आप एक्शन नहीं ले पाओगे जब तक आप ओरिजिनल पे नहीं लोगे। Similarly, in case both the original record and the amended record belongs to same period GSTR 2B, तब आपका by default amended record ही override होगा और उस पे आपको एक्शन लेना होगा। अब what happens to the documents on which the taxpayer has taken the action? अब अगर आपके पास जो IMS पोर्टल पे डैशबोर्ड पे दिख रहा है उस पे आपने एक्शन ले लिया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग का, तो क्या होगा? अगर एक्सेप्ट किया तो आपके पास आईटीसी अवेलेबल वाला सेक्शन जो आता है जीएसटीआर 3B में, आईटीसी वहां पे डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर रिजेक्ट किया तो आईटीसी रिजेक्ट में चला जाएगा एंड The ITC of the rejected invoice will not auto populate in 3B, वो आपके 3B में नहीं दिखने वाले हैं। और जो पेंडिंग होंगे तो पेंडिंग रिकॉर्ड्स विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ 2B एंड 3B, और वो तब तक चलते रहेंगे आईएमएस पोर्टल पे जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे या फिर वो टाइम बार नहीं हो जाते एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, ठीक है। और नो एक्शन, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम बाय डिफॉल्ट आपका अप्रूव्ड मानेंगे कि हाँ भाई आपने इसको ओके कर दिया और वो आपके 3B में डायरेक्टली फ्लो कर जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, विल द रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द आईएमएस। अब किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से मैंने कोई भी सर्विस या गुड्स लिए थे, वो सर्विस या गुड्स या वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो थी आरसीएम अट्रैक्ट कर रही थी, तो अब उस पर्टिकुलर वेंडर ने अपनी जीएसटीआर 1 पे तो आरसीएम पे टिक कर दिया होगा। अब क्या वो मुझे मेरे आईएमएस डैशबोर्ड में दिखेगा? जी नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया था आरसीएम की ट्रांजैक्शन आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे नहीं दिखेंगी, रादर ये आपके 2B में आपको जैसे आज तक रिफ्लेक्ट करती आ रही है वैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेंगे। As a taxpayer, what all will I be able to view on IMS? अब IMS पे मैं क्या देख सकती हूँ? एक recipient view होगी और एक supplier view होगी। Recipient यानी as a recipient जब मैं देखूंगा तो a taxpayer will have an inward supply view to see all the specified documents which are saved or filed by your respective supplier, and these documents will be available for the action by the recipient, ठीक है। अब उसके बाद supplier view, as a supplier a taxpayer will have an outward supply view to see actions taken on all the specified documents by the respective recipient, and this जो सप्लायर व्यू ये भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और यही चीज मैंने आपको इधर ड्राफ्ट मैनुअल में भी बताया था, जब आप देखोगे तो इस तरह से ही आपके पास एक इनवर्ड व्यू आएगा और फिर एक आउटवर्ड व्यू आएगा। अब अगर एक रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया रिकॉर्ड तो क्या होने वाला है? If the recipient he rejects the record before filing of GSTR 1 और by the supplier, supplier के GSTR 1 फाइल करने से पहले ही वो सेव्ड रिकॉर्ड को अगर कैंसिल कर देता है, तो जब भी सप्लायर अपनी GSTR 1 भरेगा तो वही एडिटेड रिकॉर्ड जो होगा वो आपके आईएमएस पोर्टल पे आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा जिसपे आप एक्शन ले पाओगे। और अगर सामने सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 भर दी, फिर आपने उस पर्टिकुलर इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, तब देन द सप्लायर ही विल नीड टू अमेंड, add the invoice or record in GSTR 1A or in subsequent GSTR 1 और IFF with the same detail, वो next month में उसको change करेगा। Amended record will be available in the IMS for action by the recipient, ठीक है। अब moving further, what will happen to the documents kept pending? वो pending रहेंगे जब तक या तो उसकी time limit expire नहीं हो जाते या फिर जब तक आप उस पर action नहीं ले लेते हो। अब इसके बाद दोस्तों, is there any scenario where the draft GSTR 2B will not be generated by the system on 14th of the subsequent month? क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां 2B ही जनरेट ना हो 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है? Yes, in case the previous period GSTR 3B is not filed by the taxpayer, then system will not generate the 2B of the current month, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करूं, क्योंकि आईएमएस पोर्टल आपका सितंबर मंथ के लिए अवेलेबल होगा, अक्टूबर में अवेलेबल होगा, तो अगर मैंने अगस्त की 3B नहीं भर रखी होगी तो मेरे सितंबर की 2B जनरेट नहीं होंगे। अब मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट अबाउट द 2B फॉर द क्वार्टरली फाइलर्स? जो चीज मंथली फाइलर्स के लिए हर मंथ अवेलेबल होती थी, सेम वेज क्वार्टरली फाइलर्स के लिए वो क्वार्टरली अवेलेबल हो जाएगी। यानी ये आईएमएस फैसिलिटी भी आपके क्वार्टरली अवेलेबल हो जाएगी, 2B भी आपके क्वार्टरली अवेलेबल हो जाएगी। सेम फंडा, बस क्वार्टर बेसिस पे चलेगा जो अभी मंथली बेसिस पे चल रहा था, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू 2A? अब मैम क्योंकि ये आईएमएस पोर्टल आ गया है
टू बी बन रही है, क्या टू ए अभी भी एग्जिस्ट करेगी? जी हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि टू ए एक रियल टाइम डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे जब जब कोई भी इनवॉइस अपलोड करेगा सप्लायर, जब भी उसकी जीएसटीआर 1 फाइल होगी, उस पर्टिकुलर मंथ में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी जीएसटीआर 2 जो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट था, वो आज भी वैसे ही एग्जिस्ट करने वाला है। और अब इसके आगे दोस्तों, क्या सप्लायर अपने एफसीएम वाले इनवॉइस को आरसीएम में कन्वर्ट कर सकता है और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आईएमएस डैशबोर्ड पे? यानी मैंने एक सप्लायर से कोई ट्रांजैक्शन करी थी, जो उसने उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे क्या किया, नॉर्मल टैक्स लगा दिया था, यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म था, मैंने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया होगा या पेंडिंग छोड़ा होगा और अकॉर्डिंगली आईटीसी का ट्रीटमेंट किया होगा। अब उस सप्लायर ने ये रियलाइज किया कि ये तो फॉरवर्ड चार्ज में जाना ही नहीं था, ये तो आरसीएम में होना था, यानी उस सप्लायर को टैक्स नहीं पे करना था गवर्नमेंट को, रादर मुझे एज अ रेसिपिएंट ही टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को और अकॉर्डिंगली आईटीसी अवेल करना था। तो ऐसे में सप्लायर तो अमेंड कर ही सकता है जी, बिल्कुल एफसीएम से आरसीएम पे ला ही सकता है। अब क्या होगा, द सिस्टम will reduce the ITC of the amended FCM invoice in case the said invoice was accepted। अगर वो invoice initially as a recipient मैंने accept कर लिया था, तो अब IMS dashboard मेरे ITC को automatically reduce कर देगा और RCM invoice जो होगा वो 2B में flow कर जाएगा और accordingly मुझे पहले वो tax pay करना होगा और फिर मैं उसका ITC claim कर पाऊंगी। अब दोस्तों, ये जितने भी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी तो बहुत लग रही है, डाउट भी रिजॉल्व हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ये सब चीजें कैसे फ्लो करेंगी ना, तो वंस इट इज आईएमएस पोर्टल डैशबोर्ड जब एक्टिव हो जाएगा ना आपके जीएसटी पोर्टल पे, तो आई विल कम विद अनदर मेजर डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी दूंगी कि आईएमएस पोर्टल कैसे वर्क कर रहा है, उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस दिख रही है, कंप्लीट लाइव डेमो लेके आएंगे हम लोग। अब, can the place of supply be changed by the supplier in GSTR1 and what will be the impact on the ITC? भाई देखो, अब सप्लायर ने अगर कोई मिस्टेक करी होगी अपने जीएसटीआर 1 में, वो अमेंड तो कर ही सकता है 1A के थ्रू या फिर अपनी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ में जीएसटीआर 1 में। तो अब जब वो चेंज करेगा तो उसका इंपैक्ट आईटीसी में कैसे फ्लो होगा आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू? तो देखो, इफ आईटीसी बिकम्स इनएलिजिबल ड्यू टू चेंज इन द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो रिसिपिएंट को अपने आप से आईटीसी रिवर्स करना होगा टेबल 4B में, जो कि आपका रिवर्सल का टेबल है। ठीक है। अब what will happen if the recipient he rejects the original credit note or the upward amended credit note? अब क्या होगा, if the recipient rejects the credit note and furnish the 3B, then corresponding liability will be added to supplier liability in the 3B of the subsequent tax period। अब ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो कैसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में है वो देखिए दोस्तों। कोई भी आपका B2B इनवॉइस है, डेबिट नोट है या ई कॉमर्स इनवॉइस है, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पे फुल अमाउंट का आईटीसी आपको मिल जाएगा, इन्होंने प्लस साइन दे दिया है। ठीक है। और 3B की लायबिलिटी जो होगी सप्लायर के, उसमें पूरा का पूरा अमाउंट उसको एज लायबिलिटी पे करना होगा। अगर आपने रिजेक्ट किया या पेंडिंग छोड़ा तो वहां पे एज सच कुछ नहीं होने वाला है, आपके एंड पे है, बाकी सप्लायर के एंड पे वो चीज बाद में रिफ्लेक्ट करेगी। अब B2BA यानी अमेंडमेंट हुई है, डेबिट नोट को अपवर्ड रिवाइज किया गया है। ठीक है, यानी इनवॉइस को अपवर्ड रिवाइज किया, इनवॉइस में जो आपका B2B इनवॉइस है उसको अमेंड किया गया, या फिर डेबिट नोट को अपवर्ड ज्यादा वैल्यू किया गया। तो ऐसे में भी अगर आपने एक्सेप्ट किया तो फुल वैल्यू का आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। डेल्टा मींस चेंज इन वैल्यू, और अकॉर्डिंगली जो चेंज है वो आईटीसी में आप भी करोगे और लायबिलिटी में सप्लायर भी करेगा। ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर आपकी डाउनवर्ड वैल्यू गई, यानी वैल्यू रिड्यूस करी है आपने इनवॉइस की या डेबिट नोट की, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको आईटीसी मिल जाएगा फुल अमाउंट का। और यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुई है, ठीक है, अब आप देख सकते हो अमेंडमेंट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो अकॉर्डिंगली माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी सप्लायर की लायबिलिटी में भी हो जाएगा एडजस्टमेंट। सिमिलरली क्रेडिट नोट के साथ होगा, क्रेडिट नोट अगर आपने रिविजिट किया है, आपने दोबारा उसको चेंज किया है, तो कैसे फंक्शनिंग होगी, ये कंप्लीट आपको उन्होंने डेमो दे दिया। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसे होगा, आरसीएम से आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म किया तो आप इजिली उसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे और यहाँ पे वो सप्लायर को भी अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आरसीएम से आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कर लिया है, ठीक है, तो कैसे होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से आरसीएम कर लिया है तो कैसे होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल जो है, आपको जितने पॉसिबल सिनेरियो हो सकते थे वो सारे इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए कि भाई एक्शन टेकन ऑन आईएमएस और क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है। यहाँ पे ओरिजिनल रिकॉर्ड है और यहाँ पे आपके अमेंडेड रिकॉर्ड है और यहाँ उसके आईटीसी अमाउंट है। सिमिलर बेसिस पे सप्लायर की क्या लायबिलिटी रहेगी, कैसे वो इंक्रीज होगी, वो यहाँ पे आ जाता है।
तो जितने अभी तक क्वेश्चंस थे, आई होप आपके भी एड्रेस हुए होंगे। कोई और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन और हम उसको डेफिनेटली डील करेंगे। और जब भी ये जैसे ही एक्टिव हो जाता है 1 अक्टूबर को पोर्टल पे, तो हम इसका लाइव डेमो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।